हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको सामान्य इंट्रोडक्शन बता दिया है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में भी काफी कुछ बताया मैंने आपको। अब हम सेकंड वीडियो में आ गए हैं। इसमें हम अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं के और उनकी संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण। देखिए, कोशिका आवरण में दो चीजें मेन होती हैं। एक होता है कोशिका भित्ति और दूसरा होता है कोशिका झिल्ली। ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी है। ये अलग बात है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, जो कि एमिनो शुगर्स का पॉलीमर है। ठीक है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति है पादपों में, वो सेलुलोज की और कवक में काइटिन की। ध्यान रखिए, कवक में भी कोशिका भित्ति है और वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। तो कोशिका आवरण यहां पर मैंने बताया पेप्टाइडोग्लाइकॉन या एमिनो शुगर का है। वो थोड़ा जटिल स्ट्रक्चर है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंधकर तीन स्तरीय संरचना बनाते हैं। जैसे बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य झिल्ली होती है। ठीक है। देखिए, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है सबसे बाहर का आवरण होता है और ये आवरण एक कोशिका को दूसरी कोशिका की पहचान कराने में मदद करता है। मतलब उन्हीं ग्लाइकोकैलिक्स के माध्यम से कोशिकाएं आपस में पहचान करते हैं। और जनरली ये या तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है या ग्लाइकोलिपिड होता है। मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और उसके साथ या तो प्रोटीन होता है या लिपिड होता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड का बना हुआ ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि एक आवरण है, सबसे बाहर पहचान कराता है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, पर यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। किसी भी कोशिका की जो सुरक्षा होती है उसकी जिम्मेदारी इन्हीं तीनों आवरणों पे होती है। ठीक है। तो जिनके पास कोशिका भित्ति होती है, जैसे पादप कोशिका है, फंगस की कोशिका है, कवक की, और प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इनकी सुरक्षा ज्यादा आसान है बनिस्बत जंतु कोशिकाओं की। जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो ग्राम अभिरंजित होते हैं ग्राम धनात्मक, एवं जो अभिरंजित नहीं होते ग्राम ऋणात्मक होते हैं। अब इनको आप समझ लीजिए क्या चीज है। ठीक है। एक साइंटिस्ट हुए क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने जीवाणुओं के अभिरंजन की प्रक्रिया खोजी। अभिरंजन क्या होता है? किसी भी कोशिका को कलर करने की प्रोसेस है, रंगने की प्रोसेस है, जिसके लिए विभिन्न रंजक हम प्रयोग करते हैं। तो जीवाणुओं को क्या करते हैं, पहले हम इसमें क्रिस्टल वायलेट डालते हैं। जीवाणुओं के उसमें कोशिका में क्रिस्टल वायलेट है ना, और उसके बाद इसमें हम आयोडीन का घोल डालते हैं। आयोडीन का घोल, आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। ठीक है। तो आयोडीन सॉल्यूशन घोल डालने पर क्या होता है, और ये क्रिस्टल वायलेट डालने से जीवाणु पूरी तरह से कलर्ड हो जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको धोते हैं, एसीटोन से या एल्कोहल से धोते हैं। तो अगर धोने के बाद भी जीवाणु कलर्ड रह गए, जो इनके तरह से कलर हुए थे, अगर कलर्ड रह गए तो हम उसे कहेंगे ग्राम धनात्मक। और अगर धोने पर एसीटोन एल्कोहल से धोने पर उनका रंग धुल जाता है तो हम उसे कहेंगे ग्राम ऋणात्मक। तो एक्चुअली वे जीवाणु जिनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है वो इस रंग को अच्छे से पकड़ लेते हैं, तो ग्राम धनात्मक हो जाते हैं और वो कलर उनका नहीं धुलता है। लेकिन वे जीवाणु जिनका कोशिका भित्ति पतला होता है उनमें ये धुल जाते हैं, तो ग्राम ऋणात्मक हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मानव में या दूसरे जंतुओं में जो अधिकांश बीमारियां पैदा होती हैं वो ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं के द्वारा पैदा होती है। ठीक है। तो दो प्रकार में हम इनको विभाजित किए हैं, ग्राम धनात्मक, ग्राम ऋणात्मक। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स, जैसा मैंने आपको कहा कि ये सबसे बाहर का लेयर है। कई बार हम इसको कैप्सूल भी कह देते हैं। ठीक है। कैप्सूल क्या होता है, देखिए, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ आवरण है और ये कैप्सूल जिस बैक्टीरिया में रहता है उस बैक्टीरिया को चिकने या स्मूथ बैक्टीरिया कहते हैं। और जिनमें ये कैप्सूल नहीं होता है
उन्हें हम रफ या खुरदुरे बैक्टीरिया कहते हैं। क्योंकि जब ये कैप्सूल रहता है तो उसकी कॉलोनी जो है माइक्रोस्कोप से देखने पर चिकनी दिखाई देती है और नहीं होने पर खुरदुरी दिखाई देती है। दूसरा चीज ये है कि जिस जीवाणु के पास एक कैप्सूल होता है वो जीवाणु रोग पैदा करने में सक्षम होता है, क्योंकि इसी कैप्सूल में रोग पैदा करने की क्षमता होती है जिसको हम एंटीजन कहते हैं। अगर ये कैप्सूल नहीं है तो वो जीवाणु रोग पैदा नहीं कर पाएगा और वो रोगाणु नहीं बन सकता। जो रोगाणु हैं उनको हम पैथोजेनिक या विरुलेंट कहते हैं, जो बीमारी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ में ये जो है एक स्लाइम लेयर हो जाता है और पंख मतलब स्लाइम। स्लाइम का मतलब क्या होता है? चिकना स्तर, है ना, चिकना लेयर होता है। तो चिकना और चिपचिपा होता है, जैसे हमारा म्यूकस होता है ना जो गले से निकलता है बलगम, उस टाइप का चिपचिपा होता है। ये जीवाणु को किसी सतह में चिपकने में मदद करता है। जैसे दूसरे जीवाणु के साथ प्रजनन करना है इनको तो चिपकने में मदद करेगा, या फिर किसी पोषक कोशिका में चिपकने में मदद करेगा, इस टाइप का। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे कि ये सभी ग्लाइकोकैलिक्स के अंतर्गत आते हैं। कुछ में यह ढीली आच्छाद होती है जिसे अवपंख परत कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं, जो चिपचिपा होता है। दूसरे में कुछ में मोटे व कठोर आवरण के रूप में होते हैं जिनको संपुटिका या कैप्सूल कहते हैं। और कैप्सूल के बारे में मैंने आपको बताया कि जीवाणु में रोग पैदा करने की क्षमता इसी कैप्सूल में होती है। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित रखती है, सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है और जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाता है। निपातित होने का मतलब है नष्ट हो जाना, क्योंकि अगर जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं रहेगा तो एंडोऑस्मोसिस अंतःपरासरण द्वारा जल उसमें प्रवेश कर जाएगा और वो फूल के फट जाएगा, या दूसरे कोशिकाएं उसको आसानी से अपना शिकार बना सकती हैं। लेकिन कोशिका भित्ति होने के कारण से इनसे वो बचा रहता है। ठीक है, जीव द्रव्य झिल्लिका प्रकृति में वर्णात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। ठीक है, तो मतलब ये है प्रकृति में वर्णात्मक, वर्ण का मतलब होता है ये जो है थोड़ा से अपने व्यवहार में भिन्नता लिए हुए रहेगा। ठीक है, मतलब अलग अलग कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली की आधारीय संरचना तो एक रहेगी लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जुड़ी हो सकती हैं। ठीक है, और बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। का मतलब ये है कि जहां पर ये जीवाणु है या जो भी है, जीवाणु की हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक की, तो वो जहां पर है उसके साथ उसका लेन देन जो है जीव द्रव्य झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होती रहती है। ठीक है, संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीव द्रव्य झिल्लियों की कोशिका में फैलाव से बनती है उसको मेसोसोम कहते हैं। देखिए, जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का मान लो ये कोशिका भित्ति है, एक मोटी कोशिका भित्ति हमने बना दिया। ठीक है, उसके बाद ये कोशिका झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली कुछ जगहों पे इस तरह से इनफोल्डिंग करती है। इस इनफोल्डिंग को हम मेसोसोम कहते हैं। ठीक है, और ये मेसोसोम क्या करता है? ये बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया जैसे काम करता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों में क्या करता है? ये श्वसन का कार्य करता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलाता है। तो चूंकि इसके पास नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए मेसोसोम ये काम करता है कोशिका झिल्ली का। ये अंतःवलन है, अंदर की तरफ ये इनफोल्ड किया हुआ है। यह फलाव पुटिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमने इसको लंबा टाइप का ऐसा बनाया है तो ये नलिका टाइप की हो गई। ठीक है, पुटिका में ये थोड़े ऐसे फैल करके ऐसे ये शैक जैसा बन जाता है, और पटलिका में ये ऐसे ऐसे करके पटलिकाएं टाइप का बनाता है। इनका आकार अलग अलग है, बता रहा है मेसोसोम का। ठीक है, यह कोशिका भित्ति निर्माण, देखिए मैंने अभी आपको कहा कि श्वसन में मदद करता है, लेकिन कुछ और काम में भी मदद करता है जो एनसीईआरटी में लिखा है, इनको याद रखना है आपको। क्या क्या चीज में? कोशिका भित्ति के निर्माण में मदद करता है, जो बाहर कोशिका भित्ति है इसको बनाने में मदद करता है। डीएनए प्रतिकृतिकरण, मतलब इसमें जो डीएनए का एक अणु है या प्लाज्मिड है, इनकी कॉपी तैयार कराता है
ताकि ये बैक्टीरिया जब डिवीजन करे, रिप्रोडक्शन करे, तो उसमें उनकी कॉपी पहुंच सके। तो डीएनए का रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण कराने में मदद करता है और इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है। तो ये जो जितनी चीजें बना रहा है वो इसके संतति कोशिका मतलब विभाजन द्वारा जो नई कोशिका बनेगी उसमें भेजेंगे। श्वसन, स्रावी प्रक्रिया, जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्रफल, एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। तो कितना सारा काम लिखा है देख सकते हैं हम। श्वसन तो मैंने आपको बताया ही था कि मुख्य काम श्वसन नहीं है। स्रावी प्रक्रिया, स्रावी प्रक्रिया का मतलब क्या है? कोई चीज कोशिका बना के बाहर सिक्रीट करता है, स्राव करता है, ठीक है। तो जैसे कि बैक्टीरिया जो है जिस कोशिका में रहते हैं उसमें कुछ विषैले पदार्थ स्रावित कर देते हैं जिससे कोशिका को नुकसान होता है, अगर ये परजीवी है तो, बैक्टीरिया है तो, ठीक है। और जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र मतलब इसकी जो सतह है उसको बढ़ा के रखी है, क्योंकि अगर आप इसको सीधा करोगे तो बड़ी नहीं हो जाएगी, तो सतह क्षेत्रफल को बढ़ाती है और एंजाइम की मात्रा को भी बढ़ाने में सहायता करती है, क्योंकि इसी में वो एंजाइम्स हैं जिसके द्वारा ये श्वसन का कार्य अपना संपादित करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एंजाइम की मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नीले हरे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, देखिए जो एक्चुअली नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो एक प्रकार के जीवाणु ही हैं, शैवाल नहीं है, वो जीवाणु है, इसलिए उसको साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, जीवाणु के नाम से जानते हैं। के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णकी लवक कहते हैं, इसमें वर्णक पाए जाते हैं। तो एक्चुअली उनकी जो कोशिका है, जो नीले हरे शैवाल है, उनमें इस तरह से कुछ क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, लैमेली, पटलिका जैसे पाए जाते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं झिल्ली में विस्तार या वर्णकी लवक, क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। और इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण करने वाली जो क्लोरोफिल वगैरह है वो वर्णक इसके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि नीले हरे शैवाल प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, तो उसके सारे एंजाइम्स इसके अंदर पाए जा रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। तो इसमें वर्णक पाए जाते हैं। और एक चीज और बता देते हैं आपको कि जितने भी जीवाणु हैं और नीले हरे शैवाल हैं, सब जीवाणु या प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं बहुत सारे प्रकार के, बहुत सारे जीवाणु, ठीक है। जैसे कि हरे जीवाणु, हरे सल्फर जीवाणु, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लेकिन जीवाणु और नीले हरे जीवाणु यानी नीले हरे शैवाल के प्रकाश संश्लेषण में एक बड़ा अंतर है। क्या अंतर है पता है? कि जो जीवाणु प्रकाश संश्लेषण करता है उसमें ऑक्सीजन नहीं निकलता है, जबकि नीले हरे शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसमें ऑक्सीजन निकलता है। क्यों ऐसा होता है देखिए, तो जीवाणु है प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रयोग करते हैं और नीले हरे शैवाल H2O यानी पानी का प्रयोग करते हैं। आपको बता दें कि ये जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधे, इससे जो ऑक्सीजन निकलता है वो H2O से निकलता है, इसका हाइड्रोजन वहां यूज हो जाता है और ऑक्सीजन निकल जाता है। तो अगर हम H2O का प्रयोग करें, पौधे H2O का प्रयोग करते हैं तो ऑक्सीजन निकलता है, लेकिन अगर H2S का प्रयोग करेंगे तो सल्फर निकलेगा। इसीलिए ज्यादातर जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनके प्रक्रिया में ऑक्सीजन नहीं निकलता है, सल्फर निकलता है। और जबकि नीले हरे शैवाल जो करेंगे उसमें ऑक्सीजन निकलेगा। प्रथम ऐसे जीवाणु हैं नीले हरे शैवाल, प्रथम ऐसे जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन निकालते हैं। हम लोग आज ये जो जीवन पाए हैं, इतना जो डेवलप्ड स्तर में हम लोग आए हैं, उसमें दो ऐसे जीव हैं जिनका बड़ा योगदान रहा है। एक तो नीले हरे शैवाल जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन देना शुरू किया, खुद ही उस ऑक्सीजन से जल जाते थे बेचारे, फिर बनाते थे, फिर जलते थे, ऐसा होता था। और दूसरे हैं एम्फीबियन, उभयचर, क्योंकि उभयचर जल से थल में आने की प्रक्रिया में इतना स्ट्रगल किए हैं कि जल में वो श्वसन करते थे, उसमें रहते थे मछलियां, वो बाहर आए, उभयचर बने, तो उस दौरान उनको बहुत सारे अपने शरीर में परिवर्तन करना पड़ा। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रगल किए हुए जीव हैं जो हमारे लिए किए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, तो इतने सारी चीजें होती हैं नीले हरे शैवाल और जीवाणु में। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होते हैं। चलायमान का मतलब क्या है? जिनके पास फ्लैजेला होती है, कशाभिका,
वो चलायमान है, और जिनके पास कशाभिका होती है जनरली सामान्यतया वो मुक्त जीवी जीवाणु होते हैं। हालांकि कुछ जो है परजीवी भी होते हैं, ज्यादातर मुक्त जीवी, और ज्यादातर में ये ऐसे लंबे वाले होते हैं जिसको बैसिलस कहते हैं, ये फ्लैजेला है, या फिर वाइब्रियो वाले होते हैं जिसमें फ्लैजेला होता है, या सर्पिलाकार होते हैं, इसमें भी फ्लैजेला होते हैं। तो ज्यादातर तो ये मुक्त जीवी होते हैं, लेकिन ये जो वाइब्रियो है, वाइब्रियो कॉलेरी, ये फ्लैजेला वाली है और हम लोगों में कॉलेरा यानी हैजा पैदा करती है। वैसे बता दें कि बैसिलस से भी कई बीमारियां होती हैं, लेकिन जो बीमारी पैदा करते हैं उनमें फ्लैजेला नहीं होता, बाकी बैसिलस वालों में फ्लैजेला होते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन कोकस जीवाणु जो गोलाकार जीवाणु है, इनमें फ्लैजेला नहीं होते, और यही हमको सबसे ज्यादा बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु हैं। यदि वह चलायमान है तो उसमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसे कशाभिका कहते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा आपको बताने में गलती कर दिया है एक्चुअली। यदि इसमें चलायमान है तो इसमें कोशिका भित्ति में एक पतली संरचना मिलती है, एक लंबी संरचना मिलती है जिसे कशाभिका या फ्लैजेला कहते हैं। जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है, ठीक है। देखिए, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिसमें ये एक सिरे पे पाया जाता है, कुछ में दोनों सिरे पे पाया जाता है, दोनों सिरे पे गुच्छे हो सकते हैं, है ना, या चारों तरफ पाए जा सकते हैं। इस टाइप के अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं में कशाभिका का वितरण होता है। और ये जो कशाभिका है, जैसे ये जीवाणु है और ये इसकी कोशिका भित्ति है और ये इसकी कोशिका झिल्ली है, तो इसकी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में 4 ऐसे रिंग जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं एल, एम, एस और पी। एल, एम, एस और पी 4 रिंग्स होते हैं। ये चारों रिंग्स मिलकर के इसका बनाते हैं बेसल बॉडी, जिसको आधारीय शरीर कहते हैं। बेसल बॉडी बनाते हैं ये चारों मिलकर के, ठीक है। और बेसल बॉडी से निकलता है एक हुक, ऐसे हुक निकले रहता है, हुक, ये अंकुश यानी हुक, ठीक है। और इस हुक से फिर एक लंबी फ्लैजेला ऐसे जुड़ी रहती है जिसको हम तंतु या फिलामेंट कहते हैं। तो जीवाणु की कशाभिका में 3 भाग है। आधारीय शरीर बेसल बॉडी जो 4 रिंग्स का बना हुआ है, 2 रिंग कोशिका भित्ति, 2 रिंग कोशिका झिल्ली में होते हैं, एस, एम, पी और एल रिंग, ठीक है। और इससे जुड़ा होता है एक हुक यानी अंकुश, और उससे निकला होता है तंतु यानी फिलामेंट, ठीक है। कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है ये जो निकला हुआ शरीर है, कोशिका में सबसे लंबी है, बाहर की ओर फैला होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, जीवाणुओं की सतह पर पाए जाने वाली संरचना रोम व झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती है, ठीक है। एक्चुअली कुछ जीवाणुओं में, जैसे जीवाणु है, तो इनमें ऐसे पिलाई बनते हैं, पिलाई, जिसको अपन रोम या झालर कहते हैं, पिलाई, ठीक है। तो ये पिलाई क्या करते हैं, एक जीवाणु को दूसरे जीवाणु में जोड़ करके डीएनए को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं, जिसको संयुग्मन कहते हैं इस प्रक्रिया को। जैसे एक और जीवाणु के साथ ऐसे जुड़ जाएगा और इसके माध्यम से ये अपना डीएनए इसमें पास कर देगा। इस प्रक्रिया को हम संयुग्मन कहते हैं, कॉन्जुगेशन, जो एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन जैसा माना जाता है। हालांकि इसमें कोई इनकी संख्या नहीं बढ़ती, लेकिन सिर्फ डीएनए ट्रांसफर किया जाता है, तो लैंगिक प्रजनन मानते हैं इसको, ठीक है। तो इस कार्य में ये रोम या झालर, जिसको हम पिलाई कहते हैं, ये मदद करता है। रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। झालर लघु शुक जैसे तंतु है जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनकी पानी की धारा पाए जाने वाली चट्टानों पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं। लघु शुक यानी छोटे कांटे जैसे होते हैं। कौन? झालर, झालर फिम्बरी कहते हैं, झालर को इंग्लिश में फिम्बरी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फिम्बरी है कुछ इस टाइप के ऐसे शूक जैसे निकले होते हैं, किसी सतह में इसको चिपकने में मदद करते हैं, क्योंकि पानी बह रहा है तो बह जाएंगे, इसलिए किसी चट्टान में चिपकने में ये मदद करते हैं इनको, लघु शूक, फिम्बरी।
अब इनमें जो राइबोसोम है और अंतर्विष्ट पिंड है उनके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम जीवाणु ही पढ़ रहे हैं ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका ही पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में भी नहीं आए हैं। तो इनका जो राइबोसोम होता है, मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। ठीक है, 70S प्रकार का, 70S प्रकार का। और इसके दो भाग होते हैं, एक होता है 50S और एक होता है 30S। 50S को बड़ी इकाई और 30S को छोटी इकाई। हालांकि जोड़ोगे तो 50 और 30 80 होता है, लेकिन कोई भी दो भाग ऐसे जुड़ के ऐसे थोड़ा अंदर की तरफ चले जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, इसलिए थोड़ा छोटा होकर 70 हो जाता है। तो इनका राइबोसोम 70S प्रकार का है। ये S क्या है ये मैं आपको कोशिका में आगे बताऊंगा, जब राइबोसोम की डिटेल पढ़ाऊंगा तब। S जो है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहलाता है, अवसादन गुणांक, उसके बारे में मैं आपको ठीक से बताऊंगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कोशिका के द्विध्रुवीय झिल्ली से जुड़े होते हैं, 15 से 20 नैनोमीटर आकार के होते हैं। ये जरा आकार भी यहाँ पर दिया है, ध्यान रखेंगे, 15 से 20। और दो उप इकाइयों 50 और 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70S बन जाते हैं, मैंने पहले ही बताया है। और इसी को प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है और 80S यूकैरियोटिक राइबोसोम है। पिछले क्लास में मैं आपको बताया था। ये अलग बात है कि यूकैरियोटिक में 70 और 80S दोनों पाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली 80S यूकैरियोटिक है। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है, ये तो आपको पता ही है कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करने वाले अंग हैं। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे बहुराइबोसोम या पॉलीराइबोसोम या बहुसूत्र कहते हैं, पॉलीसोम कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। इसको जरा ठीक से समझ लीजिए। एक्चुअली संदेशवाहक आरएनए का मतलब होता है mRNA, और mRNA बनता है डीएनए से। तो एक लंबी डीएनए से जब एक लंबी mRNA बनती है, तो वो लंबी mRNA एक लंबी प्रोटीन को बनाती है, लंबी चेन को बनाती है। आपको पता है ना, प्रोसेस थोड़ा सा मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे कि मान लो ये डीएनए है, ये बैक्टीरिया में चूंकि न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये डीएनए है, इस डीएनए से एक लंबी mRNA बन गई। mRNA का काम होता है राइबोसोम से जुड़ के प्रोटीन बनाना, प्रोटीन बनवाना, उसमें एमिनो एसिड्स को जोड़ करके प्रोटीन बनवाना, ये काम है mRNA का। तो अगर mRNA लंबी है तो लंबी प्रोटीन बनेगी। तो इस दौरान क्या होता है, देखिए, एक्चुअली ये बड़ा mRNA हो जाता है अगर, तो इसके साथ कई राइबोसोम जुड़ जाते हैं, कई राइबोसोम। ठीक है, और कई राइबोसोम जुड़ते हैं तो इस श्रृंखला को अपन कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, जो एक लंबे प्रोटीन के अणु को बना सकते हैं। और ऐसे mRNA को हम क्या कहते हैं, ऐसे mRNA को हम लोग पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA कहते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA, ये आई है ना, ये एन है, ध्यान रखना, पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA। ठीक है, क्यों कहते हैं ऐसा, समझ लीजिए आप। एक्चुअली आरएनए जो mRNA है वो बनता है डीएनए से, और डीएनए का मतलब होता है जीन, और जीन का मतलब होता है सिस्ट्रॉन। अब ध्यान से समझिए, डीएनए का मतलब जीन और जीन का मतलब सिस्ट्रॉन। तो अगर एक जीन से बना एक mRNA तो हम उसे कहेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक, क्योंकि एक जीन का मतलब एक सिस्ट्रॉन और उससे बना हुआ mRNA का मतलब मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA। लेकिन अगर कई जीन यानी कई सिस्ट्रॉन से एक mRNA बना, लंबी mRNA बनी, तो हम उसे कहेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसी होता है कि कई जीन्स एक साथ एक ही mRNA को बनाए हैं। देखिए, ये इतने सारे जीन मैंने जो बनाए हैं वो इतने सारे जीन हैं, डीएनए है तो उसमें इतने सारे जीन हैं, यानी उतने सारे सिस्ट्रॉन हैं। अब उतने सारे सिस्ट्रॉन ने मिलकर एक ही mRNA को बनाया है, इसलिए हम इसको कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA। हमारे में ऐसा नहीं होता, प्रोकैरियोट में ऐसा होता है। हमारे में एक जीन से एक ही आरएनए बनता है, उसको हम मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA कहते हैं, और वो उसमें एक ही राइबोसोम से वो प्रोटीन बनाएगा, ऐसे राइबोसोम को आपस में नहीं जोड़ेगा। समझ रहे हैं आप?
तो एक बार फिर से समझा रहा हूं, समझ लीजिए कि कई जीन्स मिलकर के, कई सिस्ट्रॉन मिलकर एक लंबा एमआरएनए बनाए, उस लंबे एमआरएनए से कई राइबोसोम जुड़े, उसको पॉलीराइबोसोम कहते हैं, एमआरएनए को पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए कहते हैं, और इससे एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। ठीक है। अंतर्विष्ट पिंड, देखिए अंतर्विष्ट पिंड में क्या होते हैं, कोशिका में ये अजीवित पदार्थों का जमाव होता है। अजीवित पदार्थ जिसमें मुख्यतः भोज्य पदार्थ होते हैं, जो भोज्य पदार्थ होते हैं उन्हीं को अजीवित पदार्थ कहते हैं। तो इसमें जनरली फॉस्फेट है ना, ग्लाइकोजन है, इस टाइप की चीजें संचित होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। ठीक है। और इसमें जैसा मैंने कहा फॉस्फेट की कणिकाएं मुख्य भाग लेती हैं, इसके अलावा साइनोफिशियन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं। ये जो साइनोफिशियन क्या चीज है पता है, ये एक प्रकार का स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, साइनोफिशियन स्टार्च कहते हैं इसको। और ग्लाइकोजन भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जैसे हम लोगों में होता है। तो तीन चीजें हैं जो इनकी कोशिका द्रव्य में अजीवित पदार्थ के रूप में, अंतर्विष्ट पदार्थ के रूप में मुख्यतः पाए जाते हैं। एक तो फॉस्फेट होता है, दूसरा साइनोफिशियन स्टार्च और तीसरा ग्लाइकोजन। इसको विशेष ध्यान रखना है आपको। गैस रसधानी नीले हरे शैवाल, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में मिलती है। तो एक्चुअली यहां पर शब्द गलत लिख दिया है, गैस धानी होता है, गैस रसधानी नहीं होता। रसधानी का मतलब तो उसमें रस भरा होता है, सेल सेट जैसे बाकी पादप कोशिकाओं में होती है, लेकिन जीवाणु कोशिका में रसधानी नहीं होता, गैस धानी होता है, उसमें गैस भरा रहता है। ठीक है। जैसे कि जीवाणु कोशिका है, इसमें ये गैस धानी पाया जाएगा। और यही एकमात्र ऐसी अंग है, कोशिकांग है, जिसमें झिल्ली पाई जाती है। ये भी एक बड़ी विशेषता, ध्यान रखिए। गैस धानी में गैस भरे होते हैं जो इसके मेटाबॉलिज्म में, उपापचय में मदद करते हैं, और ज्यादातर ये उत्सर्जी गैस है जो मेटाबॉलिज्म में बने हुए हैं, उनको बाद में बाहर निकाला जाएगा। तो किनमें पाए जाते हैं, नीले हरे शैवाल, बैंगनी और हरे बैक्टीरिया में, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में इनको लेना है और देना है, CO2 लेना है, और अगर बैक्टीरिया है तो सल्फर देता है, ऑक्सीजन नहीं देता, और अगर नीले हरे शैवाल है तो ऑक्सीजन देता है। तो ये गैसों का जो आदान प्रदान हो रहा है वो गैस वैक्यूल, जिसको इंग्लिश में गैस वैक्यूल कहते हैं, है ना, गैस धानी, इसके द्वारा हो रहा है। रस धानी नहीं होता, ये गैस धानी होता है, गैस वैक्यूल। अब ये यूकैरियोटिक कोशिका आ रहा है, जिसमें हम ये पादप और जंतु कोशिका में अंतर देखेंगे। मुख्य अंतर क्या है, पादप कोशिकाओं में ज्वाइंट रहता है, जुड़े रहते हैं पादप कोशिकाएं मिडिल लैमेली के द्वारा, मध्य पटलिका के द्वारा, और जंतु कोशिकाएं दूर दूर होती हैं। ठीक है। इसमें कोशिका वृत्ति है, इसमें नहीं है ना। इसके जंतु कोशिका के कोशिका झिल्ली में, प्लाज्मा झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल होता है, जो पादप कोशिका में नहीं होती। ठीक है। अंदर में हम देखेंगे तो इसमें रसधानी बड़ा सा होता है, इसमें नहीं है। इसमें गॉल्गी बॉडी, जो जंतु कोशिका, उसमें गॉल्गी बॉडी बढ़िया से इकट्ठी जगह पे रहती है। इसमें गॉल्गी बॉडी जो है ये बहुत सही ढंग से नहीं पाई जाती है केंद्रक के पास। ठीक है। दूसरा ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें ज्यादा रहेंगे, इसमें कम रहेंगे, है ना। ऐसा बहुत सारे अंतर हैं दोनों में। तो ये ज्यादातर अंतर तो आपको पता है। एक बड़ा अंतर ये है कि पादप कोशिका में जनरली लवक और हरित लवक पाए जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण वगैरह करते हैं, और ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो ये ज्यादातर चीजों के बारे में तो आपको पता है, ठीक है, कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ये पता है आपको। ठीक है। इनको हम यूकैरियोटिक कोशिका को सशीम केंद्रकी कहते हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली बढ़िया से बना हुआ है, इसलिए हम इसको सशीम केंद्रकी कहते हैं। और दूसरे जो झिल्ली युक्त आवरण है, आवरण वाले कोशिकांग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी, इस टाइप के, ये सब के सब भी यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। सभी आद्य जीव, पादप प्राणी व कवक में
यूकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं। आद्य जीव किसको कहते हैं पता है? प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन हमने कहा ना, प्रोकैरियोट नहीं कहा, प्रोटोजोअन। प्रोटोजोआ जैसे अमीबा पैरामीशियम एक कोशिकी है, लेकिन उनमें कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली है, वो आद्य जीव या प्रोटोजोअन्स है। पादप, प्राणी, कवक, ये तो आप सब जानते हैं, इनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण से कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त प्रदान प्रतीत होता है। तो ये जितने झिल्ली वाले हैं वो कोशिका को अलग अलग चेंबर में बांट दिए हैं, है कि नहीं है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये अंदर में चेंबर है, बाहर में चेंबर, ऐसा कई चेंबर में बांट दिया है, ऐसा प्रतीत होता है। तो अलग अलग कक्ष दिखते हैं हमको। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली में केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। तो मतलब क्या है कि केंद्रक इसमें अच्छे से विकसित है, झिल्ली से घिरा हुआ है और दो झिल्लियां हैं। ध्यान रखें, केंद्रक में दो झिल्ली होती है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिका में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकी एवं कोशिकी कंकाल जैसी संरचनाएं मिलती हैं। इनको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट कहते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं और सूक्ष्म तंतु कहते हैं, ये पाए जाएंगे। सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म तंतु क्या करते हैं? कोशिका का अंतः कंकाल बनाते हैं, कंकाल बनाते हैं, जिससे कोशिका का आकार वगैरह निर्धारित हो पाता है। जैसे हमारे शरीर का आकार कंकाल तंत्र जो हमारे अंदर का है वो बनाता है, नहीं तो हम लोग अमीबाइड हो जाएंगे, पानी भरे हुए गुब्बारे जैसा हो जाएंगे। आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित होता है, क्योंकि गुणसूत्र बनाने के लिए कम से कम 2 डीएनए चाहिए और हिस्टोन प्रोटीन चाहिए और डीएनए को सीधे होने चाहिए। जैसे आप एक गुणसूत्र देखेंगे तो डीएनए इसके अंदर होते हैं, जिसको क्रोमेटिड कहते हैं। तो ये सीधे सीधे हैं, देखिए, है ना, 2 डीएनए हैं, सीधे हैं, इनके साथ हिस्टोन प्रोटीन है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखा कि एक ही डीएनए है और वो वृत्ताकार है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम नहीं बन पाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र बन जाते हैं, क्योंकि इसके तीनों शर्तें पालन करता है। 2 डीएनए चाहिए, सीधे डीएनए चाहिए, हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, इसलिए इसमें अच्छे से ये व्यवस्थित होती है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं, पादप और जंतु कोशिकाएं भिन्न होती हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक और केंद्रीय रसधानी, ये बड़े साइज का, ये अतिरिक्त होता है जो पादप कोशिका में होता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। दूसरी तरफ प्राणी कोशिका में तारक काय यानी सेंट्रोसोम मिलता है। यहां पर दिख रहा हो तो दिखाता हूं, एक मिनट। सेंट्रोसोम ये तो है, ये सेंट्रोसोम है जिसके अंदर 2 सेंट्रियोल हैं। ये जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। केवल कुछ जो निम्न पादप हैं, जिनको हम शैवाल कहते हैं, कोशिकी वगैरह, जिनके पास फ्लैजेला होती है, कशाभिका होती है, उनमें ये पाए जाते हैं प्रारंभिक तौर पे, बाकी किसी पादप में नहीं पाए जाते। अब प्रत्येक कोशिकी अंगक की संरचना और कार्यविधि का अध्ययन हमको करना है। देखिए, तो पहला है कोशिका झिल्ली। देखिए, कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के अंदर पाए जाने वाली संरचना है और जनरली ये माना जाता है कि जैसे कि मान लो ये एक कोशिका झिल्ली है, तो ये बाहर एक प्रोटीन स्तर, अंदर एक प्रोटीन स्तर और बीच में फास्फोलिपिड के 2 स्तरों की बनी होती है, ऐसा मानते हैं। तो इसके कई मॉडल्स बताए गए हैं, इनकी संरचना के लिए कई सिद्धांत बताए गए हैं। तो उनमें ये पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? बाहर प्रोटीन, अंदर प्रोटीन और बीच में फास्फोलिपिड के 2 स्तर, ठीक है। और आधुनिक जो थ्योरी है, जिसको अपन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, द्रव मोज़ेक मॉडल कहते हैं, उसमें ये बीच वाला जो स्तर है फास्फोलिपिड का, ये द्रव जैसा माना गया है, ये अर्ध द्रव, अर्ध ठोस जैसा माना गया है। और इसी के कारण से कोशिका झिल्ली में इलास्टिसिटी, लचीलापन होता है, ये माना गया है। तो 3 मुख्य स्तर है, बाहर और अंदर एक प्रोटीन स्तर है और बीच में फास्फोलिपिड का स्तर है।
और फास्फोलिपिड का स्तर दो उप स्तरों में बटी हुई है। ठीक है, इस तरह से। तो सैंडविच मॉडल कहा जाता है इसको। सैंडविच का मतलब दो ब्रेड के बीच में आप बटर लगा के सैंडविच कर देते हो, उसे दबा देते हो। वैसे ये दो स्तरों के बीच में फास्फोलिपिड का स्तर प्रोटीन के दो स्तरों के बीच में दबा हुआ है। इस टाइप की संरचना हम इसको बोलते हैं। 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। हालांकि इससे पहले 1925 से ही इसकी संरचना के बारे में नॉलेज होना, मतलब खोज होना शुरू हो चुका था कि ये इसमें लिपिड जरूर होता है, ऐसा है ना, दो स्तर होते हैं, एक स्तर होते हैं, ऐसा बताने लग गए थे वैज्ञानिक। लेकिन 1953 में जो बताया गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन के द्वारा ये, और 1972 में जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया गया सिंगर और निकोलसन के द्वारा, इसमें कोशिका झिल्ली की सही संरचना का हमको पता चला। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज 1932 में हुई थी। उसके बाद ये सब चीजें खोजी गई, जिसमें कोशिका झिल्ली है, राइबोसोम है ना, लाइसोसोम है, पेरोक्सिसोम है, इनकी खोज की गई थी। अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। मैंने अभी बताया ना कि बाहर और अंदर प्रोटीन के दो स्तर हैं और बीच में लिपिड का, फास्फोलिपिड का दो स्तर है। इसमें प्रमुख लिपिड फास्फोलिपिड होते हैं। तो फास्फोलिपिड एक्चुअली क्या होते हैं? लिपिड और फॉस्फेट का जुड़ के बना हुआ एक संरचना है, एक पदार्थ है जिसको फास्फोलिपिड कहते हैं, जो दो सतहों में व्यवस्थित होती है। मतलब बीच में दो स्तर है, उप स्तर है। ये लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भिरु उच्च सिरा अंदर की ओर होता है। देखिए, इसको मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। जैसे कि मान लो ये प्रोटीन का स्तर है, बाहर में प्रोटीन का स्तर है ऐसा, ठीक है, अंदर में भी प्रोटीन का स्तर रहेगा ऐसा, दो स्तर प्रोटीन के हैं, ये मैंने आपको बताया। और बीच में फास्फोलिपिड के दो स्तर हैं। तो फास्फोलिपिड इस तरह के बने होते हैं, ये देखिए, एक स्तर ये हो गया और एक स्तर ये हो गया, ऐसा ऐसा करके ये फास्फोलिपिड हुआ, ये भी फास्फोलिपिड हुआ ऐसा। जैसे मैंने कहा ये फास्फोलिपिड है, देखिए ये पेन फास्फोलिपिड है, इसमें दो सिरा है, फास्फेट और लिपिड। तो एक्चुअली इसका जो हेड है, इसको अपन हेड कहते हैं यानी सिरा, और इसको हम कहते हैं टेल यानी पुछ, ठीक है। तो जो हेड है ये फास्फेट का बना हुआ है, किसका बना हुआ है? फास्फेट का। और जो टेल है ये बना हुआ है लिपिड का। तो इस तरह से हो गया फास्फोलिपिड। तो जो फास्फेट है ये जल स्नेही है, जल स्नेही मतलब हाइड्रोफिलिक, मतलब जल से प्रेम करता है। और ये जो है लिपिड ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब जल विरोधी, हाइड्रोफोबिक है, जो जल से घृणा करता है। तो चूंकि ये लिपिड ज्यादा है इसलिए पूरा स्तर जल विरोधी हो जाता है। दूसरा चीज ये है कि इस फास्फेट का जो सिरा है इसमें कुछ चार्जेस पाए जाते हैं, इसलिए ये पोलर है। पोलर का मतलब ध्रुवी है, जिसमें धन आवेश ऋण आवेश होते हैं, ध्रुवी है। और ये अध्रुवी है, नॉन पोलर है, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं पाए जाते हैं। नॉन पोलर यानी अध्रुवी है, उसी को कह रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हेड है वो बाहर की तरफ है और टेल इसके अंदर की तरफ है, और दोनों जो स्तर उनके टेल आमने सामने पड़ते हैं, फेस टू फेस पड़ते हैं। उसी को लिखा है, देखिए कि लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होता है, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर होता है। और ध्रुवीय सिरा कौन है? फास्फेट, ध्रुवी है, जो हाइड्रोफिलिक है। वह जल भीरु, जल भीरु का मतलब जल विरोधी, और वो हाइड्रोफोबिक कहलाता है, जो कि टेल है लिपिड का बना हुआ, जो नॉन पोलर है, ये अंदर की ओर है। तो ये सब चीजें मैंने अभी आपको बताया कि जल भीरु अंदर की तरफ और जल स्नेही बाहर की तरफ। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहता है। तो अभी मैंने बताया कि जो पूंछ है वो जल विरोधी है, लिपिड का बना हुआ है, और ये जल को अंदर बाहर आसानी से जाने नहीं देता है, जिससे सुरक्षित रहता है, पानी बहुत ज्यादा अंदर या बाहर नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त फास्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जो कि सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये फास्फोलिपिड के साथ कोलेस्ट्रॉल के अणु भी जुड़े होते हैं, जो इनको मजबूती प्रदान करते हैं। क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं है, कोशिका झिल्ली सबसे बाहर है, तो उसको मजबूती देना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए वो जो है
वहां पर कोलेस्ट्रॉल भी साथ में पाया जाता है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ये फास्फोलिपिड किस तरह से बना हुआ है। अगर आपको डाउट हो तो फिर से वीडियो को रिवाइंड कर लेना, तो ये आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और बताना था जो मैं आपको बताना भूल गया हूं कि मेरा केमिस्ट्री का भी चैनल चलता है जिसमें मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूं। पहला टॉपिक हो गया है उसमें रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, और दूसरा टॉपिक चल रहा है परमाणु की संरचना। तो अगर आप मेरे चैनल में जाना चाहते हो तो केमिस्ट्री गुरु नीट जेईई टाइप करना, केमिस्ट्री गुरु नीट जेईई टाइप करना, तो फट से मेरा चैनल दिखेगा, मेरा फेस दिख जाएगा, आपको समझ में जाएगा मैं हूं, और आप उसमें जाकर के हिंदी मीडियम में पढ़ना शुरू करिए। केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर चालू है उसमें मेरा, अभी परमाणु की संरचना पहला हो चुका है, 10-12 वीडियो उसके बन चुके हैं, वो कंप्लीट हो चुका है, दूसरा में चल रहा है अभी, तो वो आप जरूर देखेंगे मेरे केमिस्ट्री चैनल में। ठीक है, अब आपको और आगे बताते हैं थोड़ा झिल्ली के बारे में, फिर हम इसको यहाँ पर खत्म करेंगे। ठीक है, कोशिका भित्ति से पहले वाली चीजें मैं आपको बता देता हूं। इसमें देखिए, बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से पता चला कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन तो मैं आपको बता दिया, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ बाहर की सतह में पाया जाता है, और उसी की सतह को भी ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, और वो कोशिका की पहचान कराने में मदद करता है। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति के ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स था, यहाँ पर कोशिका झिल्ली के ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स है, कार्बोहाइड्रेट है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य की एरिथ्रोसाइट आरबीसी रुधिर अणु, ठीक है, झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन व लगभग 40% लिपिड होता है, और बाकी जो है कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, हमारा जो आरबीसी है लाल रक्त कणिका, उसकी झिल्ली की बात कर रहा है, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक्चुअली प्रोटीन के अणु झिल्ली के ऊपरी सतह पे जुड़े होते हैं तो परिधीय कहलाते हैं, और अंदर धंसे होते हैं तो अंगभूत कहलाते हैं। इंट्रिंसिक, अंगभूत का मतलब इंट्रिंसिक अंदर धंसे हुए, और परिधीय का मतलब पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक जो बाहर सरफेस में रहते हैं। तो बाहर वाले 30% होते हैं उनको आप निकाल सकते हो, अंदर धंसे वाले 70% होते हैं जिनको आप नहीं निकाल सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है, अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धंसे रहते हैं। यही तो मैं आपको बताया, और ये 70% है, और जो बाहर में है वो सिर्फ 30% है। ठीक है, ऐसा है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर और निकोलसन के द्वारा प्रतिपादित किया, जिसे तरल किरमीर नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। अति हिंदी लिख दिया है ये, इसको कहते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल। ठीक है, तो फ्लूइड का मतलब होता है तरल, तो जो मध्य का स्तर है फास्फोलिपिड का तरल जैसा होता है। मोज़ेक किरमीर, मोज़ेक का मतलब होता है धब्बेदार, ऐसे मतलब जैसे कि ये टाइल्स लगा होता है, तो ऐसे ऐसे टाइल्स लगा हुआ है ना, तो इसको मोज़ेक कहेंगे, टाइल्स का मोज़ेक। वैसे जब लगा होता है कोई चीज, जैसे इसमें तरल भाग कौन सा है, फास्फोलिपिड है, और उसमें प्रोटीन बीच बीच में से लगे हुए हैं, उसी को किरमीर या मोज़ेक कहते हैं। जैसे टाइल्स लगा हुआ है वैसे प्रोटीन लगा हुआ है, और किसमें लगा हुआ है, तो द्रव में लगा हुआ है फास्फोलिपिड का, इसलिए तरल किरमीर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया है। इसको सिंगर निकोलसन ने 1972 में दिया था। इनके अनुसार लिपिड के अर्धतली प्रकृति कारण से फास्फोलिपिड द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है, झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करता है। तो जो प्रोटीन उस तरल में डूबा हुआ है या बाहरी सरफेस पे तैर रहा है, तो वो थोड़ा आजू बाजू जा सकता है, लेकिन ऊपर नीचे बहुत ज्यादा नहीं जा सकता, जिसको अपन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं, वो नहीं होता, सिर्फ आजू बाजू में थोड़ा बहुत हिल डुल सकते हैं प्रोटीन के अणु। ये द्रव मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। तो ये बाहर ये जो स्तर है, देखिए ये जो नीले रंग का स्तर दिख रहा है पूरा ये फास्फोलिपिड है, और इसमें ये प्रोटीन के अणु है, ये प्रोटीन के अणु है, कुछ बाहर में और कुछ अंदर में होते हैं, जिसको अपन एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और ये एक बड़ा प्रोटीन होता है, ठीक है, जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहलाता है। ट्रांसमेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, जो झिल्ली के आर पार मोटाई में पहुंचा हुआ है, और इसी में ऐसे एक चैनल बना होता है, ट्यूब बना होता है, जिसके माध्यम से जल के अणु अंदर बाहर जाते हैं। और इसके अतिरिक्त देखिए ये जो बाहर ये जो दिख रहा है, ये परिधीय प्रोटीन दिख रहा है, ठीक है ना, और ये अंदर वाले ये अंतर्विष्ट प्रोटीन है, जो अंदर धंसे हुए हैं,
और बाहर सरफेस पे तैर रहे हैं, ये परिधीय प्रोटीन है। और इन दोनों प्रकार के प्रोटीन में और फास्फोलिपिड, ये जो द्रव है पूरा फास्फोलिपिड है, जिसकी समुद्र है जिसमें तैर रहे हैं। इन दोनों में शर्करा के अणु जुड़े होते हैं, ये शर्करा के अणु हैं। इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जो सिर्फ बाहरी सतह पे होते हैं, 2-3% तक जुड़े होते हैं। हर आंतरिक सतह पे नहीं होते, लेकिन आंतरिक सतह में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, ये आंतरिक सतह, लेकिन इधर प्रोटीन दोनों तरह के इधर भी पाए जाते हैं। और ये बड़ा जो प्रोटीन है इसको अपन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन के आर पार पहुंचा हुआ है। ट्रांस का मतलब आर पार पहुंचा हुआ, मेम्ब्रेन के आर पार पहुंचा हुआ प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा है। और इसमें आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जानना है कि फास्फोलिपिड जो है ये द्रव जैसा है, समुद्र जैसा है। ठीक है। झिल्ली की तरल प्रकृति, इसके कार्य जैसे कोशिका वृद्धि, अंतर कोशिकी संयोजन का निर्माण, श्रवण, अंतर कोशिकी कोशिका विभाजन इत्यादि करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मतलब क्या है, कोशिका झिल्ली लचीली है, उसके कारण से कोशिका की वृद्धि हो सकती है, दूसरी कोशिकाओं के झिल्ली से जुड़ सकते हैं, ऐसे चिपक सकते हैं, कोई चीज को बाहर स्रावित कर सकते हैं, है ना। और ये क्या चीज है, इसका कुछ आधा अधूरा लिख दिया है। कोशिका विभाजन कर सकता है, कोशिका विभाजन जैसे ये कोशिका है, तो कोशिका विभाजन में ऐसे करके अंदर की तरफ ये इनफोल्ड होकर के कोशिका को दो भाग में बांट सकता है, लेकिन ये जंतु कोशिका है बस। जीवद्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है, अणु अंदर बाहर झिल्ली। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य है, सिलेक्टिव पारगम्य है। चयनित पारगम्य का मतलब है कि जिन अणुओं को आने जाने देना चाहेगा सिर्फ उन्हीं को जाने देगा, बाकी को जाने नहीं देगा। जबकि अर्ध पारगम्य का मतलब होता है कि वो सिर्फ जल के अणुओं को पास होने देगा, ठोस के अणुओं को नहीं, और अपारगम्य में किसी को पास नहीं होने देगा। लेकिन ये चयनित पारगम्य है, क्योंकि ये जिसको चाहेगा, चाहे ठोस के अणु हो चाहे जल के अणु हो, वो उनको जाने देगा, छांट छांट के जाने देगा, चयन करके। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते जाते हैं, इसको निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। उदासीन विलेय सांद्र प्रवणता के अनुसार, जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। सांद्रता प्रवण क्या है, प्रवणता क्या है, जैसे कोई अणु ज्यादा है वहां से कम की ओर अपने आप गति करते हैं, विसरण। तो ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता, उसी को सांद्रता प्रवणता कहते हैं, अधिक से कम की ओर गति करना। इसमें ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती, अणु खुद ब खुद चले जाते हैं। लेकिन मान लो उसके विपरीत आपको लाना है, कम से ज्यादा की ओर लाना है, तो ऊर्जा आपको खर्च करना पड़ेगा, तब वो आ पाएगा, उसे सक्रिय परिवहन कहेंगे। और जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं होता उसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। जल भी इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, मतलब जिधर जल ज्यादा होता है उधर से कम जल की ओर गति कर लेता है। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं, ये तो आपको पता है। क्योंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये वाहक प्रोटीन मैंने आपको बताया है कि एक तो ये एक वाहक प्रोटीन है जो इसको जल के अणु को आर पार जाने देता है। कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत, जैसे निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है, इस प्रकार के परिवहन हेतु तो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसमें एटीपी का उपयोग होता है, इसको सक्रिय परिवहन कहते हैं। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप। ये आयन है, अपन लिख दिया है आयन, सोडियम ऐसा लिखते हैं, सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप। तो सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं इसको। ये कहां पर होता है पता है, हमारी तंत्रिका कोशिका में, हमारे नर्व सेल में होता है, उसी से आवेग का संचरण होता है। इसको बताऊंगा मैं तंत्रिका कोशिका पढ़ाते समय आपको। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।